नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। आज हम जनवरी 24, 2023 का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले फ्रंट पेज में कोई भी ऐसी खबर नहीं है जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काम का हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम आगे सीधा बढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज के न्यूज़पेपर में बस एक एडिटोरियल और एक जो एक्सप्लेन्ड पेज का है वही खबर है, बाकी और न्यूज़पेपर में कुछ है नहीं। एक खबर ये भी है कि बॉम्बे हाई कोर्ट्स अलाउज वुमेन टू टर्मिनेट 33 वीक प्रेगनेंसी। इसमें बेसिकली क्या है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, इसमें 2021 में अमेंडमेंट किया गया था। उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि पहले तो केवल अनमैरिड वेमेन को अलाउड नहीं था, ठीक है, प्रेगनेंसी में वो मतलब टर्मिनेट करना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउड नहीं था। ये 2021 के अमेंडमेंट के बाद अलाउ हो गया है। और कुछ कंडीशंस हैं इसमें कि अगर 20 वीक की प्रेगनेंसी है तो आप सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करके एबॉर्शन करा सकते हैं, मतलब टर्मिनेशन करा सकते हैं। अगर 20 से 24 वीक की प्रेगनेंसी है तो बेसिकली आपको इसमें बेसिकली एक डॉक्टर की सलाह लगेगी। अगर 20 to 24 वीक की है तो 2 डॉक्टरों की एडवाइस लगेगी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करने के लिए। अगर आपका 24 वीक से ज़्यादा है तो एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा, फिर मेडिकल बोर्ड जो सलाह देगी उसके हिसाब से काम किया जाएगा। और इसमें बेसिकली अलाउड नहीं है करना, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक्सट्रीम सिचुएशन हो गया, जैसे कि रेप सर्वाइवर या फिर कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो फीटस में, तो इस केस में करा जा सकता है। तो यहाँ पे 33 वीक का प्रेगनेंसी का केस था, तो इसमें मेडिकल बोर्ड बेसिकली बनाया गया था और मेडिकल बोर्ड ने सलाह ये दी कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे। और लेकिन जो फीटस था उसमें काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ थी, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं, मेडिकल बोर्ड से मतलब नहीं है, जो औरत के है, जो मदर है, वो जो कह रही है उसकी बात पे ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। तो ही लिखा है, वाइल अलाउिंग अ मैरिड वुमन टर्मिनेट her 33-week pregnancy after fetus was detected with several abnormalities, the Bombay High Court on Monday noted that the pregnancy length did not matter as the petitioner had taken an informed decision and only she had the right to choose whether to keep the child। ठीक है, तो चाइल्ड को रखना है या नहीं रखना है वो मेडिकल बोर्ड नहीं डिसाइड करेगा, वो जो मदर है वो डिसाइड करेगी। ये जो है हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व करा है। इसके अलावा दोस्तों और कुछ खबर है नहीं, हम सीधे पहुंचते हैं। अच्छा, एक खबर और है, ये WEF मतलब क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी समिट चल रहा है दावोस में चल रहा है। तो इसमें बेसिकली ये एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसका नाम है जेंडर गैप रिपोर्ट। जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 2022 में जो आई थी रिपोर्ट उसमें रैंकिंग थी 135। तो श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इवन पाकिस्तान से भी हम पीछे थे, इतनी रैंकिंग ख़राब थी। तो इंडिया ने जो है सजेशन दिया WEF को कि जो इंडिया में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का सिचुएशन है ग्राम पंचायत में, ठीक है, ग्राम पंचायत या फिर पंचायत लेवल पर जो औरतों की सिचुएशन है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, उसको भी आप कंसीडर करिए। तो WEF ने बोला ठीक है, हाँ हम कंसीडर करेंगे। तो अगली रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें उम्मीद है कि इंडिया की रैंकिंग काफ़ी इंप्रूव होगी, क्योंकि इंडिया में ग्राउंड लेवल पर पंचायत्स में औरतों का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है और रिजर्वेशन भी है वहाँ पे औरतों के लिए। तो इसके अलावा दोस्तों एडिटोरियल में ये किसी काम का एडिटोरियल नहीं है, ठीक है। इसमें BBC की जो डॉक्यूमेंट्री है उसके ऊपर है, और इसमें न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने रिजर्वेशन बेसिकली वो रिज़ाइन करा है, तो वो भी काम का नहीं है। ये आर्टिकल है, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो PLFS सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो अभी एम्प्लॉयमेंट लेवल है इंडिया में वो काफ़ी राइज़ हुआ है 2019 के कंपैरिजन में, मतलब प्री पैंडमिक लेवल से अभी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और ये इंडिया में नहीं, US में भी हुआ है, लेकिन इंडिया में जो राइज़ है वो लगभग 10.7% का है, US में 0.7% का राइज़ है, ठीक है। लेकिन साथ में ऑथर ने कुछ चीज़ें और बताई हैं कि बेसिकली हम 1-2 पॉइंट है इसमें देख लेते हैं। GDP ग्रोथ एट 7% इज़ एक्सपेक्टेड टू बी फास्टर इन G20 इकोनॉमीज़। तो इंडिया का जो GDP ग्रोथ है एक्सपेक्टेड वो G20 इकोनॉमीज़ में सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रिकवरी हुई है पैंडमिक के बाद, ये भी बात ठीक है। प्रोफाउंड चेंजेस इन फर्टिलिटी, वर्कफोर्स, इनकम जनरेशन एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन आर हैपनिंग, बट वी डोंट नो बिकॉज गवर्नमेंट डेटा इज़ बीइंग रिलीज्ड ऑन अ डिलेड एंड इरेगुलर बेसिस। तो बेसिकली ऑथर ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का डेटा है
ये बहुत इरेगुलर, मतलब जो PLFS का डेटा है, PLFS मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसका डेटा और जो गवर्नमेंट का डेटा होता है बहुत इरेगुलर जो है और बहुत डिले के साथ रिलीज होता है। तो इसकी वजह से जो पॉलिसीज़ हैं उनको फ्रेम करने में जो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और हम बेसिकली इस डेटा को यूज़ रह ही नहीं जाता, क्योंकि जब तक ये डेटा आता है, पब्लिश होता है प्रॉपर्ली, तब तक ये डेटा इरेलीवेंट हो जाता है। ठीक है, एक साल बाद पब्लिश होगा। तो इतनी फास्ट मूविंग इकोनॉमी में ऐसे ऐसे आप इतनी लेट अगर पब्लिश करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। द नॉन टाइमली रिलीज ऑफ PLFS डेटा emphasize द नीड फॉर द गवर्नमेंट टू इंट्रोस्पेक्ट वाई इट्स ओन डेटा इज केप्ट अंडर प्रोसेस्ड एंड और डिलेड। ठीक है, वही बात करी है कि PLFS डेटा में जितना डिले हो रहा है, इस पर गवर्नमेंट को चिंतन करने की ज़रूरत है। नो मैटर व्हाट द कॉज, द डेटा आर लॉस्ट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज। ठीक है, जो भी रीज़न हो, लेकिन डेटा क्या है, प्रैक्टिकल पर्पजेज के लिए कोई मतलब ही नहीं रह जाता उसका, क्योंकि इतना पुराना डेटा हो चुका होता है जब तक वो रिलीज होता है। इन दिस फास्ट मूविंग वर्ल्ड इन विच policies is meant to be made official, government data collected and tabulated is staying in the some government computer। गवर्नमेंट के कंप्यूटर में पड़ा होता है जो ऑफिशियल डेटा होता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं अलग अलग डेटास के बारे में। ये रिलेवेंट है, कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ने का। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि डेटा डिले होता है पब्लिश होने में, ये हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों एक और इकोनॉमी के पेज पे खबर है कि इन्वेस्टमेंट वाया पार्टिसिपेटरी नोट्स ड्रॉप टू 96,292 करोड़ इन दिसंबर। तो आपको ये डेटा इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि पी नोट्स क्या होते हैं। पी नोट्स का फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेटरी नोट्स। ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं ये। बेसिकली क्या होता है कि जो फॉरेनर्स हैं उनको इंडिया के स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेशन के लिए ये इसकी ज़रूरत होती है। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स आर इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है, जो इंडिया में रजिस्टर्ड FPIs हैं वो इशू करते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स हु विश टू पार्ट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ डायरेक्टली। ठीक है, कोई मान लीजिए फॉरेनर है, वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन वो कागज़ पत्तर और मतलब बेसिकली बहुत सारे जो कागज़ वगज़ और ये सब फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको नहीं करना चाहता है, तो वो पी नोट्स के ज़रिए पार्टिसिपेशन कर सकता है। they however need to go through a due diligence process। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत तो उनको भी करनी पड़ेगी, नहीं तो अगर सीधा ही ऐसे ही बिना किसी डॉक्यूमेंट और प्रूफ के अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की समस्या हो सकती है। थोड़ा बहुत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। ठीक है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमी के पेज पे कुछ भी है नहीं काम का। फिर एक जो है इम्यून इम्प्रिंटिंग क्या होता है। इम्यून इम्प्रिंटिंग बेसिकली क्या होता है, इज़ अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिपीट इट्स इम्यून रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द फर्स्ट वेरिएंट इट एनकाउंटर्ड थ्रू इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन व्हेन इट कम्स अक्रॉस अ न्यूली और स्लाइटली डिफरेंट वेरिएंट ऑफ द सेम पैथोजन। फॉर एग्जांपल कोविड-19 का अगर बेसिकली आपको किसी को हो गया तो इम्यून इम्प्रिंटिंग हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी वैक्सीनेशन है, इन्फेक्शन की वजह से इम्यून इम्प्रिंटिंग हो जाती है। तो क्या होता है कि अगर कोई नया स्लाइटली डिफरेंट वेरिएंट आता है सेम पैथोजन का, तो फिर भी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो यही है इम्यून इम्प्रिंटिंग, ज़्यादा इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। बाकी केरला मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट देख लेते हैं, और एलिफेंट्स के से क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीलिम्स से पूछा जा चुका है, तो इसलिए हम देख लेते हैं। तो इसमें बेसिकली ये दिया है कि 30,000, और ये बेसिकली इन्वायरमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। उसमें देख लेते हैं कि 30,000 वाइल्ड एलिफेंट है इंडिया में, जिसमें 19% केवल केरला में है। ठीक है, लेकिन फिर भी केरला में जो बेसिकली इंसिडेंट हो रहे हैं इन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एलिफेंट और मैन कॉन्फ्लिक्ट के, वो केवल 4% ही हैं। मतलब ये है कि केरला जो है फिर भी कंपैरेटिव टू अदर स्टेट्स केरला में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन अभी ये सिचुएशन चेंज हो रही है और केरला में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, उसका एक रीज़न है कि केरला हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ सेटलर एग्रीकल्चर सिंस प्री इंडिपेंडेंस डेज एंड स्टेट पॉलिसी कंटिन्यूज टू अलाउ सच माइग्रेशन। बेसिकली क्या, जो वेस्टर्न घाट जो जंगल्स हैं वहाँ पर क्या होता है कि बाहर केरला के ही सेंट्रल और नॉर्दर्न केरला के, सदर्न केरला के लोग जो हैं आके वहाँ पे बस जाते हैं, और वो जो है उनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। द ट्राइबल एंड द एलिफेंट आर सेल्डम इन कॉन्फ्लिक्ट। जो उनके वहाँ के मूल निवासी रहते हैं ट्राइबल पीपल, उनके और एलिफेंट के बीच में जल्दी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। बट देयर वेज और एलियन टू द सेटलर हु मस्ट आउट कम्पीट वोट टू गेन कंट्रोल ऑफ द लैंड। लेकिन जो बाहरी लोग आ जाते हैं, सेटलर्स आ जाते हैं, वो जो तरीके अपनाते हैं वो बहुत अलग तरीके होते हैं अपने सेटलमेंट के।
वो फेंसिंग वगैरह कर देते हैं और भी चीज़ें कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, क्रिएट होने लगता है। और फिर हम देख रहे हैं मुन्नार जैसी जगहों में टूरिज़्म की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली एलिफेंट फैमिलीज़ के बारे में बताया गया कि कैसे मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है। ठीक है, और जो बुल्स लीव द नेटल हर्ड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिटवीन द एज ऑफ 14-16। तो बुल्स बेसिकली जो यंग एलिफेंट्स होते हैं 14 से 16 साल के, उनको बुल्स कहा गया है। वो बेसिकली छोड़ देते हैं अपने जो उनका बेसिकली हर्ड होता है और वो सर्च के लिए निकलते हैं बाहर। ठीक है, तो जब 14-15 साल के हो जाते हैं, 14 से 16 साल में, तो क्या करते हैं, एंड जॉइन व्हाट आर नोन एज बॉयज़ ग्रुप। ठीक है, बॉयज़ ग्रुप टू एक्सप्लोर न्यू फॉरेजिंग एरियाज अंडर द टर्टलेज ऑफ ओल्डर बुल्स। तो बेसिकली क्या होता है कि जो यंग बुल्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं और नए एरियाज़ की तलाश करते हैं, और उनके साथ एक जो है बड़ा बुल भी रहता है उनको लीड करने के लिए। तो ये थोड़ा एनिमल इसमें एलिफेंट की फैमिली के बारे में हमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए हम इतना इसे पढ़ रहे हैं। और एक चीज़ और इसमें बताया गया एलिफेंट्स के बारे में कि एलिफेंट्स जब बेसिकली प्यूबर्टी हिट करते हैं तो उनके सर से सिक्रेशन होता है, जो कि साल में 2-3 महीने होता है। आपने भी अगर किसी एलिफेंट को देखा होगा तो ऊपर देखा होगा उनके सर में कुछ मतलब ऐसा लगता है कि कुछ लिक्विड सा होता है जो भी। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये बेसिकली एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है और ये प्यूबर्टी को शो करता है। 2-3 महीने ऐसा होता है, और जब ये होता है तो उस टाइम जो है थोड़े हाथी इरिटेबल और थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली ए थ्रेट टू ह्यूमन। एग्रेसिव ज़रूर हो जाते हैं लेकिन कोई इतना ह्यूमंस के लिए खतरा नहीं बनेंगे जब तक उनको आप छेड़ेंगे नहीं। तो एलिफेंट्स आर फार रेंजिंग एनिमल मोस्ट। अब हम कर क्या सकते हैं उसके बारे में दिया गया है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटाट्स एंड कॉरिडोर ड्यू टू इलीगल चेंजेस इन लैंड यूज क्लियरेंसेस फॉर माइनिंग, इंक्रोचमेंट फॉर एग्रीकल्चर, स्क्वीज द जम्बो एंड फ्यूल कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली ये जो रीज़न है, जैसे कि क्या फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटाट हो जा रहा है। ठीक है, हैबिटाट उनका अलग अलग डिवाइड कर दिया जा रहा है। कॉरिडोर्स इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं। रोड वगैरह बन जा रहे हैं, लैंड यूज़ में चेंज हो जा रहा है। माइनिंग की वजह से पूरा फॉरेस्ट साफ़ कर दिया जा रहा है, इंक्रोचमेंट हो जा रहा है फॉरेस्ट लैंड पर। इन सब की वजह से जो जंबो या फिर बेसिकली एनिमल और ये एलिफेंट और मैन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन क्रॉप लैंड एडजॉइनिंग फॉरेस्ट ऑल्सो लेवर हेर्बीवोर्स इंक्लूडिंग एलिफेंट इनटू कॉन्फ्लिक्ट। और क्रॉप चेंजिंग पैटर्न, एग्रीकल्चरल पैटर्न जो होते हैं उसकी वजह से भी होता है कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली ये बताया कि अगर आप पैडी बनाना इन सब चीज़ों का क्रॉपिंग करेंगे ज़्यादा तो उसको एलिफेंट खाने के लिए आएगा, लेकिन अगर आप कॉफ़ी, पेपर, टी, इन सब चीज़ों को एलिफेंट खाने के लिए नहीं आता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज भी किया जा सकता है इसको कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए। बाकी दोस्तों वर्ड के न्यूज़ पे कुछ भी नहीं है आज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का, तो और कुछ भी नहीं है दोस्तों आज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।